फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त नुमान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसएस रिएक्शंस लाहौर। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक फितने के बारे में है। और इस फितने को आज से कुछ माह पहले बंद कर दिया गया था। इसको इसके घर वालों ने कैद कर दिया था, घर से बाहर निकलना इसका बंद कर दिया था, इससे फ़ोन वगैरह ले लिए थे। और ये सब कब हुआ था और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर आप समझ गए हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मुफ्ती अब्दुल कवी की। और मैं इसे सिर्फ अब्दुल कवी कहूँगा क्योंकि मुफ्ती कहलाने के लायक ना उसकी हरकतें हैं, ना उसके घर वालों ने इस चीज़ को अलाउ किया कि अब उसके नाम के साथ मुफ्ती लगाया जाए। तो मुफ्ती तो वो अब कहीं से भी नहीं है। पहले भी उसकी हरकतें जो थी, मुझे समझ नहीं आती कि कैसे हमारी कंट्री के लोगों ने उसको बेयर किया, उसको इतना अरसा वो लोग मुफ्ती का टाइटल दे के उसको लोग बर्दाश्त करते रहे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई है कि वो फितना जो है एक बार फिर आज़ाद हो चुका है। उसके घर वालों ने कुछ टाइम की कैद के बाद उसको फिर से आज़ाद कर दिया। इस आज़ादी के बाद उसने अपने लाइफ की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं वो अब अपने इंटरव्यू में की हैं। फैन शरीफ है, मकाम अदब है। लोग तवाफ को छोड़कर मुझे देखा, मेरी तरफ आए, मोहब्बत का इजहार किया, उसके साथ ही कहा कि सेल्फी भी हो जाए, तस्वीर भी हो जाए और दुआ भी हो जाए। मैं एक बात बड़ी जुर्रत के साथ कहता हूँ, मौलाना तारिक जमील को छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम। उनके अपने मकतब फ़िक्र के लोगों ने 2 जिल्दों में उनके कुफ्र के ऊपर, और जबकि मैं ये हकीकतन कह रहा हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी ने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि मुफ्ती साहब का ये जुमला, इसमें तौहीन है, इसमें बेअदबी है, इसमें गुस्ताखी है। कुफ्र तो बड़ी दूर की बात है। सबसे पहले तो मुझे इस बात का इशू है कि अभी तक इसके अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग केस फाइल नहीं किया गया। इससे अभी तक जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। इसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए था परमानेंटली। एक टिकटॉक स्टार है पाकिस्तान की, हरीम शाह, उसने मल्टीपल टाइम्स इस आदमी की असलियत एक्सपोज की है। और लास्ट जो इंसिडेंट हुआ था उसने इसको थप्पड़ मारा था, जिसके बाद ये मामला काफ़ी उछला था। और इसके घर वालों ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें एक डॉक्टर को वो साथ लेकर आए थे। उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि इसकी अब्दुल कवी की हरकतों की वजह से हमारी और पाकिस्तान के उलमा की, मुफ्ती हजरात की बहुत बदनामी हो रही है, जिसकी वजह से हम इस शख्स से मुफ्ती का टाइटल वापस लेते हैं। और साथ में जो डॉक्टर लाए थे, डॉक्टर ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि उसकी जहनी और मेंटल कंडीशन जो है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जिस शख्स का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है वो शख्स मुफ्ती कैसे हो सकता है, उसको इतनी अहम जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। उसके बाद डॉक्टर ने एक और चीज़ को कंफर्म किया जिसको शायद हम लोग पहले से महसूस कर सकते थे, जान सकते थे, कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, साथ साथ उसको सेल्फ ऑब्सेशन भी है। और सेल्फ ऑब्सेशन का शिकार जो लोग होते हैं, आपको पता है वो लोग कैसे होते हैं, उनको सिर्फ अपना आप नज़र आता है, वो ख़ुद को सबसे सुपीरियर समझते हैं, ख़ुद को सबसे बेटर समझते हैं। उसके घर वालों का भी इसमें कसूर है कि उन्होंने इतना अरसा इस शख्स को छूट दिया था। कि कंदील बलोच का वाक़या किससे याद नहीं होगा कि सबसे पहले इसको एक्सपोज करने जो चली थी वो कंदील बलोच ही थी, और फिर उसका मर्डर हो गया। अब कुछ लोगों का कहना है कि इसमें इसका हाथ है, अब्दुल कवी का। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उसको उसके अपने भाई ने गैरत के नाम पे कत्ल किया था। खैर, इल्ज़ाम लगाना हमारा काम नहीं है, तो अल्लाह ताला जानता है कि असल सच्चाई क्या है, इसका उसमें हाथ था या नहीं था। लेकिन ये तो बज़ाहिर नज़र आता है कि इसने इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि कंदील बलोच के कत्ल को उसके घर वालों ने प्लान किया। बाकी हर शख्स की अपनी लाइफ होती है, हम उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं करते, कंदील बलोच हो या अब्दुल कवी हो या हरीम शाह हो। लेकिन मैं हरीम शाह को और कंदील बलोच को इस शख्स पे बिल्कुल एज एक देना चाहूँगा, और वो एज उनको ऑलरेडी हासिल है। काफ़ी लोग मैं जानता हूँ मुझसे डिसएग्री करेंगे कि वो कोई अच्छी लड़के नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई अच्छा है या बुरा है वो अपने लिए है। उसने हिसाब ऊपर अपने खुदा को हिसाब देना है कि वो अच्छा है या बुरा नहीं है। लेकिन मैं उनको इसलिए बेहतर समझता हूँ, इस अब्दुल कवी नामी शख्स, और मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों से, ये लड़कियाँ इसलिए बेटर हैं कि वो अच्छा होने का दिखावा नहीं करती, वो नाटक नहीं करती कि हम बहुत अच्छे हैं। वो जो हैं, वो जैसे हैं, ख़ुद को वैसा ही रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पे भी। और उन्होंने कोई लिबादा नहीं उड़ा, वो उन्होंने अपने आप को मज़हब के पीछे नहीं छुपाया।
उन्होंने अच्छा बनने की एक्टिंग नहीं की। वो जो हैं जैसे हैं वो वैसे ही खुद को आवाम के सामने दिखाते हैं। जो उनकी लाइफस्टाइल है, जो उनका जो भी उनके मामला आते हैं, वो एज इट इज़ वो उन्होंने पब्लिक के सामने उनको रखा हुआ है। तो कह सकते हैं हम कि वो लोग मुनाफिक नहीं हैं। वो जो हैं जैसे हैं वो वैसे ही खुद को दिखाते हैं। इस शख्स की तरह नहीं है जिन्होंने दीन का लिबादा ओढ़ा हुआ है और हमारे इस्लाम को, हमारे मज़हब को, हमारे उलमा को, हमारे मुफ्तियान को ये शख्स बदनाम कर रहा है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को मैं कंडेम करता हूँ। अभी मोहब्बत करने वाला वो अजीम इंसान है जिससे सनफ नाजिक भी मोहब्बत करे, ख्वाजा सरा भी मोहब्बत करे, उसके साथ बच्चे भी मोहब्बत करें। ये मर्दों को निकाल बात करते हैं सेल्फ ऑब्सेशन की। ये शख्स सेल्फ ऑब्सेशन का शिकार तो पहले से था ही। डॉक्टर चाहे इसको कंफर्म करता है या ना करता है, ये चीज़ तो नज़र आ रही थी, क्योंकि एक शख्स जब बात करता है आपको पता चल जाता है कि ये शख्स कितने पानी में है और ये शख्स कहाँ से बात कर रहा है, इसका मेंटल लेवल क्या है। मुफ्ती तकी उस्मानी का पान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का पान, और जनाब मेरे कराची के अंदर रहने वाले हमारे अहले तशय्यो के हुज्जतुल इस्लाम उनके पान, बड़े बड़े मुजतहिदीन के पान लाल हैं, तो फिर मशरूब मगरबी हलाल। अभी अब्दुल कवी ने जो अपना ताज़ा इंटरव्यू दिया है एक चैनल को, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये सोशल मीडिया चैनल हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स हों, ये ऐसे लोगों को इतनी कवरेज क्यों देते हैं, इतना सर पे क्यों बिठाते हैं। ऑफ कोर्स उन्हें कंटेंट चाहिए होता है, चाहे वो कितना ही कंट्रोवर्शियल क्यों ना। उन्हें व्यूज़ से मतलब होता है, उन्हें अपनी रैंकिंग से मतलब होता है। लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस शख्स को अब उस कैटेगरी में डाल देना चाहिए जिसके ऊपर कंप्लीट बैन होना चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई सोशल मीडिया उस शख्स को मिल ना सके, उसका इंटरव्यू ना कर सके। इस पर कंप्लीट बैन होना चाहिए और इसे पक्का पक्का या तो किसी जेल में डाल दें या किसी मेंटल हॉस्पिटल में परमानेंटली ऐड करवा दें जहाँ कोई शख्स मीडिया का इस तक ना पहुँचे। तो बात हो रही थी अब्दुल कवी के सेल्फ ऑब्सेशन की। इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है अपने सेल्फ ऑब्सेशन की, इसने हद कर दी है। इसने इस इंटरव्यू में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ख़ुद को मौलाना तारिक जमील साहब से कंपेयर किया और मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरी नज़र में इस अब्दुल कवी की मौलाना तारिक जमील साहब के जूते के बराबर भी औकात नहीं है। और इसने उनका नाम लेकर ये कहा कि वो कितने फेमस हैं, कितने वो लोग उनको जानते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन तक पर मोटी मोटी 2 किताबें लिखी जा चुकी हैं, उन तक पर कुफर के फतवे लग चुके हैं। लेकिन मैं देखें वाहिद ऐसा मुफ्ती हूँ जिस पर कभी किसी ने कुफर का फतवा नहीं लगाया और कभी मेरी कोई बात कभी किसी ने पकड़ी नहीं है, कभी किसी मेरी बात को पकड़कर कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। और मैं हैरत हूँ कि इस तरह की बात ये शख्स कैसे कर सकता है। इसने सोचा भी कैसे खुद को मौलाना तारिक जमील साहब से ही कंपेयर करेगा। इसके बाद इसने ख़ुद को कहा कि मैं अल्लाह का नाइब हूँ, मैं अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हूँ। तो साथ साथ ये इंटरव्यू में कुरान की जो आयत हैं उनको कोट करते रहता है, उनकी तिलावत करते रहता है। तो मुझे ये बहुत गुस्सा आता है कि ये किस तरीके से गुमराह कर रहा है हमारे लोगों को, मुसलमानों को, ऐसे लोगों को भी जो नॉन मुस्लिम्स हैं। वो इस शख्स को देख के क्या सीखेंगे कि ये इस्लाम का रियल रिप्रेजेंटेटिव है, ये इस्लाम का रियल फेस है। इसने इंटरव्यू में मज़ीद इतनी गलीज़ किस्म की बातें की हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इसने शराब को जायज़ करार देने की बात की, इसने सेक्सुअलिटी के बारे में बात की, अजीब व गरीब इसने बातें की, ट्रांसजेंडर से शादी को इसने जायज़ करार दिया और इसने ड्रग्स की बात की। और मुझे उन एंकर्स पर गुस्सा आता है कि जब इसका वो इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने इससे ये सवाल नहीं किया कि आपका जो भी वीडियो क्लिप हरीम शाह ने लीक किया है उसमें ये खुद कई बार कहता रहा है कि मेरी गाड़ी में ड्रग्स पड़ी है, मेरी गाड़ी में शराब पड़ी है और मैं डिफरेंट किस्म की शराब जो है वो पीता हूँ और फ़लाना ब्रांड मेरा फेवरेट है, फ़लाने कलर की जो शराब है वो मेरी फेवरेट है। इस तरह की बातें खुद अपने मुंह से करने के बाद ये ब्लेम दे के मुझे बदनाम किया जा रहा है हरीम शाह की तरफ से। डिफरेंट किस्म के जो लोग हैं वो मेरे अगेंस्ट हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं। तो भाई बदनाम उसको किया जाता है जिसका नाम अच्छा हो। तुम खुद अपने मुंह से अपने करतूत बता रहे होते हो कि मैं ये करता हूँ और ये मेरी कंपनी है, फिर डिफरेंट इसके क्लिप्स वायरल होते हैं जिसमें ये क्लब्स के अंदर लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, शराब पी के धुत हुआ हुआ है। तो इस तरह की हरकतें करने के बाद कोई शख्स ये कहे कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, कितना वियर्ड लगता है, कितना अजीब लगता है कि अपने मुंह से अपनी बारे में बात करने के बाद दूसरों को ब्लेम करना।
इसके बाद इसने बात की कि कंदील बलोच के बारे में कि मैं कातिल नहीं हूँ, मुझे आप कातिल नहीं कह सकते, मुझे आशिक आप कहें। मुझे बताएं कौन सा मुफ्ती इस तरह की बातें करता है, जो खुल्लम खुल्ला इस तरह की अजीबो गरीब गुफ्तगू करे, अजीबो गरीब बातें करे। इसके बाद इसने ये कहा कि औरतें मुझ पर मरती हैं, लड़कियां मुझ पर मरती हैं, वो मुझसे सेल्फ़ी लेना चाहती हैं। मैं फ़लाने फंक्शन में गया, फ़लाना कोई मौलाना था, उसके बच्चे की शादी थी, उसके रिलेटिव्स जो हैं वो उनको छोड़कर मुझसे सेल्फ़ी लेते रहे 1 घंटा 12 मिनट। तो उन्होंने मेरे साथ सेल्फ़ीज़ क्यों नहीं ली, उन लोगों ने मेरे साथ सेल्फ़ीज़ क्यों ली, उन लोगों के साथ सेल्फ़ीज़ क्यों नहीं ली। यानी कि ये शख्स अपने आप को कंपेयर करता है दूसरे मौलाना हजरात से, दूसरे मुफ्ती हजरात से, और ये ख़ुद को उनसे बहुत बेहतर बताता है। हत्ता कि इसने ये तक कहा कि मैं जब सऊदी अरब में होता हूँ और मैं इंटरव्यू देता हूँ तो लोग खाना काबा का तवाफ़ छोड़कर मेरे पास आ जाते हैं। वो मुझे जब देखते हैं कि मैं आ गया तो वह तवाफ़ तोड़कर मेरी तरफ लपकते हैं और आकर मुझसे सेल्फियाँ लेते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि इस तरह की बात कोई शख्स कैसे कर सकता है, फिर वो ख़ुद को कैसे कह सकता है कि वो अल्लाह ताला का नाइब है। और इस तरह की बातें करने के बाद वो ख़ुद को मुफ्ती और आलिम किस तरह कहलवा सकता है। और सबसे हैरत की बात यह कि उसके इस तरह के इंटरव्यू के बाद, उसकी इस तरह की बातों के बाद भी उसको कोई पकड़ता नहीं है। सेल्फ़ ऑब्सेशन की इंतहा ये हो गई है कि उसने ये तक कह डाला है कि जब अगर मैं खाना काबा में मौजूद हूँ तो लोग तवाफ़ तोड़कर मुझ पर लपकते हैं, मेरी तरफ आते हैं और मुझसे सेल्फियाँ लेना चाहते हैं। मुझे बताएं कौन सा मुसलमान होगा जो तवाफ़ में मसरूफ़ होगा और वो तवाफ़ तोड़कर इस शख्स के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मैंने आपके साथ सेल्फीज़ लेनी है। तो बहुत कंडेम करना चाहिए इसकी इस तरह की बातों को, इस शख्स का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए। और अगर हम अपने दीन की बात करें तो दीन तो हमें आजिज़ी सिखाता है, दीन हमें ये सिखाता है कि आप डाउन टू अर्थ रहें। ये शख्स अपने आप को कहता है कि मैं बहुत अजीम इंसान हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मुझे बताएं इस्लाम कहाँ आपको ये कहता है कि आप अपने आप पर गुरूर करें, आप अपने आप पर फ़ख्र करें, अपने आप को सुपीरियर समझें, अपने आप को सारे लोगों से आप बेहतर और अफजल समझें। ये शख्स बातें करता है कि मैं सद्दाम हुसैन मेरा फ़ैन था, फ़लाना मुल्क का प्रेसिडेंट, फ़लाने मुल्क का जनरल, फ़लाने मुल्क का आर्मी चीफ मेरा फ़ैन था, वो लोग मेरे हाथ चूमते हैं। मैं क्या कहूँ, इतनी अजीब इस शख्स ने गुफ्तगू की है, इसने इतने वियर्ड इसने बयानात दिए हैं, इतनी कंट्रोवर्शियल इसने बातें की इस्लाम के बारे में, इसने ओल फोल बका है। इसने ये साबित करने की कोशिश की है कि इस्लाम में आप होमोसेक्सुअलिटी कर सकते हो, इस्लाम में आप ट्रांसजेंडर से शादी कर सकते हो, इस्लाम में आप मल्टीपल शादियां कर सकते हो। चलें वो तो इस्लाम में वैसे जायज़ है, लेकिन ये इस्लाम में कहीं जायज़ नहीं है कि आप ट्रांसजेंडर्स के साथ शादी करें, आप शराब पिएँ, आप ड्रग्स को जो है हलाल करार देने की बातें करें, शराब को आप हलाल साबित करने की कोशिश कर रहे हो। इंडिविजुअल लेवल पे इन चीज़ों को आप करना चाहें करें, अपना नाम लगाकर आप करें कि इस्लाम हमें इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, लेकिन हमें ये सब करना पसंद है तो हम करते हैं, तो वो ठीक है, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन काम यहाँ पर ख़राब होता है कि जो चीज़ें इस्लाम में अलाउ नहीं है, जो चीज़ें इस्लाम में मना है, आप उन चीज़ों को इस्लाम में साबित करने की कोशिश करें कि ये चीज़ें इस्लाम में मना नहीं, आप इस्लाम में ये चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये मामला ख़राब हो जाता है यहाँ से। मेरे ख्याल से आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई होमो है, कोई ड्रिंक करना चाहता है, कोई ड्रग्स का यूज़ करना चाहता है, वो करे, वो उसका पर्सनल मैटर है। मैं ना मैं इसके अगेंस्ट ना मैं इसके सपोर्ट में जाता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इन चीज़ों को करने के लिए इस्लाम को बीच में मत लाएं, इस्लाम का नाम ख़राब मत करें। और इस तरह के लोग जिनकी मेंटल कंडीशन ठीक ना हो, जो सेल्फ ऑब्सेशन का शिकार हों, ऐसे लोगों का हमें बाइकआउट करना चाहिए, इन लोगों को पकड़ के सज़ा देनी चाहिए। और मैं एक बार फिर ये बात क्लियर कर दूं कि मैं इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर के ड्रिंक हो गई, ड्रिंक बिन शराब, ड्रग्स हो गई, या रिलेशनशिप हो गए डिफरेंट टाइप की जेंडर्स के साथ या सेम जेंडर्स के साथ, मैं ना इसके अगेंस्ट हूँ ना मैं इसके सपोर्ट में हूँ। ये हर शख्स का इंडिविजुअल मैटर है, अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन अपनी इन चीज़ों का, अपनी इन लाइफस्टाइल का आप ओपनली पाकिस्तान में प्रचार नहीं कर सकते। और इस चीज़ को आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चीज़ को अगर आप लीगलाइज़ करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए इस्लाम को बीच में मत लाएं। आप ये कह सकते हैं कि आज का टाइम ऐसा है, या इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी प्रेशर में आके हमें इस तरह की कम्युनिटी को उनके राइट देने के लिए कुछ मामला को अगर लीगल करना पड़ता है तो हम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आप इस्लाम को कोर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आप इस्लाम को बीच में नहीं ला सकते, क्योंकि इस्लाम में इन चीज़ों की बिल्कुल भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो हालात के मुताबिक, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अगर कुछ चीज़ें लीगलाइज़ कराना चाहते हैं तो वो करवाएं,
लेकिन उसके लिए आप किस रिलीजन को बीच में मत लाएं अनटिल के उस रिलीजन में उस चीज़ की इजाज़त मौजूद हो। जब ये बात क्लियर है कि इस्लाम में इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है तो आप इस्लाम को बीच में मत लाएं। इन चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं तो इस्लाम को बीच में लाए बगैर आप करवाएं। और अपने इस ताज़ा इंटरव्यू में इस शख्स ने अपने तहज्जुद का, अपनी नमाज़ों का, अपनी इबादत का जिक्र किया है। भाई अगर तुमने ये सब किया अपने लिए किया, और इस्लाम ये कहता है कि कोई चीज़ भी अगर आप शो ऑफ करने के लिए करते हो तो वो इबादत आपकी काउंट नहीं होगी, उल्टा आपको गुनाह मिलेगा इस चीज़ का। तो ये शख्स अगर फ़र्ज़ करें रात को जागा है, इसने कोई इबादत की है, इसने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, कोई भी इसने नमाज़ पढ़ी है, ये कैमरे के सामने बैठ के इंटरव्यू में ख़ुद को बहुत ज़्यादा नमाज़ी प्रेजी, बहुत ज़्यादा नेक और इबादत गुजार साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे ख्याल से जहाँ आपने रियाकारी की, जहाँ आपने दिखावा किया, शो ऑफ किया, तो आपकी सारी इबादत ज़ाया हो गई। फिर किस चीज़ का फ़ख्र? अगर आपको अपनी इबादत पर फ़ख्र है तो मेरी नज़र में ऐसे इंसान से वो शख्स लाख दर्जे बेहतर है जिससे अपने गुनाह पर शर्मिंदगी हो, जो अपने गुनाह पर नादिम हो। तो इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम फ़ख्र करें, हम गुरूर करें, ख्वाह अपनी इबादत पर करें, ख्वाह अपनी हम तालीम पर करें, ख्वाह हम अपने रुतबे और मुकाम पर फ़ख्र करें, गुरूर करें। इस्लाम हमें इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। इस्लाम हमेशा हमें आजी से रहने की तलकीन करता है, डाउन टू अर्थ रहने की तलकीन करता है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता जिस तरह की बातें ये शख्स करता है, जिस तरह की गुफ्तगू ये शख्स करता है, जो इस शख्स का लाइफस्टाइल है, जो इस शख्स की रूटीन है, और जिस तरीके से ये शख्स इस्लाम को बदनाम करता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस शख्स के साथ मुफ्ती तो दूर की बात है, इस शख्स के साथ मुसलमान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि मुझे बहुत शदीद इसके ऊपर गुस्सा था जिस तरह कि इसने बयानात दिए हैं, जिस तरह कि इसने बातें की हैं। मैं वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? इस शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? और मेरी बातों से आप कितना एग्री करते हैं वह आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एक तहज़ीब के दायरे में रहते हुए आप कमेंट्स में अपनी बात कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ या किसी रिएक्शन वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ मौजूद होऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।